नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम सरोकार कर रहे हैं शिमला की वादियों से। शिमला के मौसम की आज बात करें तो कभी धूप है, कभी छांव है और कभी इंद्रधनुषी रंग है। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के दौरान पल पल बदल रहे हैं यहाँ पर चुनावी रंग। और इन चुनावी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज शिमला के कई जाने माने लोग हमारे साथ हैं और इसके अलावा बहुत सारे छात्र छात्राएं भी हैं जो अपने अपने एस्पिरेशंस और अपने अपने सपनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भी अपने अपने मुद्दे हैं। इन तमाम लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट का परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ हैं टिकेंद्र सिंह जी जो कि राज्य सचिवालय सदस्य हैं सीपीएम के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मचंद्र गुलेरिया जो कि महामंत्री हैं हिमाचल लोकहित पार्टी के। गुलेरिया जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर हैं जो कि महामंत्री हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन हैं हिमाचल प्रदेश बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुरेंद्र ठाकुर हैं जो कि एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी स्वागत है ठाकुर जी। और हमारे साथ विश्वभूषण शर्मा हैं जो कि हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टिकेंद्र आपसे, क्योंकि हाल के दिनों में चुनाव हुए और चुनाव में देखने को ये मिला कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर सीपीआईएम ने कब्जा कर लिया। ये जो कामयाबी मिली, ये क्या इसकी वजह क्या देखते हैं आप? हिमाचल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल सर्विसेज है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। परमार साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है हिमाचल को बनाने में। वो उससे विड्रॉल हो गया है 90 के बाद से, सिस्टमैटिक हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो वो लगातार जो रोष है लोगों का ब्रू हो रहा है। और हम फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली एक पोजीशन तभी से लिए हैं जब हमें लोग बोलते थे पागल है कोई, इनके पास मतलब कोई और मुद्दा नहीं है। तब हम सिस्टमैटिक रह रहे थे कि ये नीतियां तबाही की है। शायद यही वजह है कि ये जो चुनावी कामयाबियां हाल के दिनों में मिली हैं उसी वजह से आप शिमला का चुनाव भी लड़ने तक। पहला कारण वो है, लोग बहुत परेशान है, उससे उनकी जो आर्थिक जो हालत है वो बदतर हुई है, वो सुधरी नहीं है सिस्टमैटिक ओवर अ पीरियड ऑफ, आप बोल सकते हैं 15-20 सालों में। तो उससे एक आइडियोलॉजिकली भी लोगों में गया कि ये कुछ एक बात। दूसरी बात ये है कि दोनों बड़ी पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस जो यहाँ पर थी, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि डिसइंटीग्रेशन हो गई है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रही हैं। आप जैसे देख रहे हैं अभी तक इनसे अपने मनाए नहीं जा रहे हैं, रूठे हुए। पूरा एक ग्रुप निकल कर बाहर आया है बीजेपी से, तो जिसने ये चार्ज लगाया है कि बीजेपी वर्चुअली सरकार को बेच रही, मतलब हिमाचल को बेच रही है। तीसरा कारण है, इसी तरह कांग्रेस है। तीसरा कारण मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द लेफ्ट, कि हम जो लगातार क्रेडिबिलिटी पे बात करेंगे, मैं जो तीन कारण आपको बोल रहा हूँ। हाँ। कि तीसरा कारण जो आप कि हम लगातार वहाँ पर हैं, लोगों में संघर्ष हैं। तो ये मुख्य 3 कारण हैं जिसकी वजह से जो आप बोल रहे थे, मुझे लगता है कि लोगों ने एक बार मन बनाया। हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं। आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। राठौर साहब, ये जो कह रहे हैं कि दरअसल पब्लिक में रोष है, असंतोष है और इस वजह से इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और जो हाल के दिनों में चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी ने ना नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, ना मेयर के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। फिर आप किस मुद्दे को लेकर, किस उम्मीद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में? देखिए, जो टिकेंद्र जी ने बात कही कि ये जो चुनाव थे नगर निगम के, ये विचारधारा के आधार पर नहीं हुए, क्योंकि नगर निगम में जो है बहुत सालों से कांग्रेस काबिज थी और कांग्रेस के प्रति भी जो है सत्ता विरोधी रुझान था। उसी तरह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी सत्ता विरोधी रुझान था। निश्चित तौर पे जो है इसका फ़ायदा जो है हमारे जो लेफ्ट के साथी हैं उनको हुआ है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि उम्मीदवारों के चयन में भी जो है कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई है, जिस कारण जो है लेफ़्ट को विजय मिली। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि नज़ारा जो है बिल्कुल अलग होगा और यहाँ जो है लेफ़्ट की उपस्थिति नहीं होगी। प्रवीण जी, कांग्रेस को ये उम्मीद है कि पिछला चाहे जो भी कुछ हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे ही सपने पूरे होंगे। बीजेपी इस सपने को कैसे चुनौती देगी और क्या आपके पास इश्यूज़ हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आपके साथ एक इनकम्बेंसी फैक्टर भी जुड़ा होगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर? देखिए, जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, सरकार का एज इट इज़ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जहाँ आपने पूछा है कि मुद्दे क्या होंगे, तो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि 5 साल में हमने हिमाचल को भरपूर विकास दिया है और हिमाचल के आम आदमी की हमारी सरकार ने चिंता की है।
दूसरा मुद्दा हमारे पास होगा कि केंद्र की सरकार, जहाँ पर यूपीए की सरकार है, उन्होंने महंगाई के रूप में आम आदमी को बहुत रुलाया है पिछले 5 साल में। तो वो एक दूसरा मुद्दा होगा। और तीसरा मुद्दा हमारे पास रहेगा कि केंद्र में जो पिछले 5 सालों में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 1,86,000 करोड़ चुनाव लड़ रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने आपको पहले कहा, मैं मुद्दे ही बता रहा हूँ कि हमारा सबसे प्रथम मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि 5 साल में हमने विकास किया है, भरपूर विकास किया है, प्रदेश के आम आदमी का हमने हित की चिंता की है। जी जी। और इसके साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के साथ जो भेदभाव किया गया है, वो हमारे इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सुरेंद्र ठाकुर जी, आप कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता बड़ी संतुष्ट है भाजपा की सरकार से, क्या आप लोग भी मानते हैं? आप एम्प्लॉयज़ यूनियन के नेता हैं। यहाँ पर कर्मचारियों की जो रेगुलर कर्मचारी है, उनकी जो पिछले 5 साल पहले तो उनकी वेतन में उनको मिलता था, उसमें लगभग 80% की बढ़ोतरी हुई है इन 5 सालों में। जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी बड़े संतुष्ट हैं, लेकिन विश्वभूषण जी ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि कर्मचारी संतुष्ट हैं, सरकारी नौकरियां तो हैं ही नहीं, जो युवा हैं वो तो कह रहे हैं कि नौकरियां ही घटती जा रही हैं, तो फिर कर्मचारियों के संतुष्ट होने का क्या मतलब हुआ? लोग पढ़ रहे हैं, नेट JRF क्वालिफाई कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी जो है या कोई भी पार्टी है वो हितैषी है? जहाँ तक 150 रुपए की बात है, वो लागू तो हुआ नहीं अभी तक, वो मिल नहीं रहा है किसी को, वो कागजों में चला है, वो या तो कागजों में रहने दो या लोगों को दे दो। तो प्रैक्टिकली जब तक नहीं मिलता है किसी को, तब तक हम कैसे मान लें कि वो मिल रहा है? गुलेरिया जी, आप लोग के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? मुद्दे क्या हैं? अभी भाई प्रवीण जी कह रहे थे कि हमने यहाँ पर जनता के हित किए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हित हुए होते तो लोक हित की पार्टी न बनती यहाँ। और केंद्र की कांग्रेस की जो मेन पार्टी है वो कह रही है कि प्रदेश की सरकारों ने इस महंगाई को कंट्रोल करना था। मैं दोनों से ही पूछना चाहूँगा कि क्या जनता को तुम ये लारे फुटबॉल की तरह कि केंद्र की है, प्रदेश की है, इन बातों से रजाना चाहते हैं या कम से कम उस महंगाई पर अंकुश लगाना चाहते हैं? पहली बात है कि अगर केंद्र महंगाई बढ़ा रही है तो मैं प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है श्री प्रेम कुमार की, उससे जानना चाहता हूँ 105 वस्तुओं के वैट ज्यादा हैं जो प्रदेश की जनता के ऊपर बाकी प्रदेशों से ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। सारे बाकी प्रदेशों में पेट्रोल पे वैट कम है, हिमाचल में ज्यादा है, डीजल पे वैट कम है, हिमाचल में ज्यादा है। ऐसा क्या कारण है प्रवीण जी, हिमाचल में वैट? ये गुलेरिया जी के सवाल का जवाब दीजिए ना। 105 वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें वैट ज़्यादा है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। आपने सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या भी नहीं बढ़ाई। आप लगातार ये महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं, मगर अपने यहाँ महंगाई कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दाल घोटाला किसी को भी नहीं भूल पा रहा है। ना गैस यहाँ होती है ना सिलेंडर यहाँ। तो अब केंद्र ने गैस का कोटा तय कर दिया। अब ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ही गैस आयात करता है, केंद्र ही गैस का वितरण करता है और केंद्र अपनी जिम्मेदारी प्रदेशों पर डाले, ये तो किसी को समझ में नहीं आता। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा 105 चीज़ों पर वैट की इन्होंने चर्चा की है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी 105 चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब डीजल का रेट बढ़ा था तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एट पार विद अदर स्टेट्स वैट को किया था। जहां तक पेट्रोल की बात है, पंजाब से, हरियाणा से आज पेट्रोल हिमाचल प्रदेश के अंदर सस्ता मिलता है और लगभग हरियाणा से भी 3-3.5 रुपये सस्ता है और पंजाब से भी 3-3.5 रुपये। हाँ जी, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल हिमाचल में सस्ता है। पहले हिमाचल में डीजल पंजाब से महंगा था, अब डीजल हिमाचल में पंजाब के एट पार है। आप इसके रेट मंगवा सकते हैं। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं पंजाब के बॉर्डर पे रहता हूँ और मुझे इस बात का पता है। हमारा हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब और हरियाणा में आना जाना रहता है। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक आपने दाल और बाकी चीज़ों की बात की, दाल में अगर कोई बात सामने आई थी तो उसकी जांच हुई और उस जांच में
कोई जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन फिर भी लोगों को ये पच नहीं रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि दाल में कुछ काला अभी भी बना हुआ है। दाल का काला मैं बताता हूं कि जब कांग्रेस की कृपा से हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में दाल 100 रुपए किलो मिल रही थी, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार 75 रुपए अपनी तरफ से सब्सिडी डाल करके लोगों को 25 रुपए और 30 रुपए किलो दाल, 3 दाल देती रही है। आज भी एक मिनट टिकेंद्र जी, आज भी तेल जो है वो 125 रुपए किलो है बाजार में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार 35 और 40 रुपए के हिसाब से एक लीटर तेल दे रही है। जी जी, तेल मिल रहा है, रिफाइंड ऑयल दे रही है ना। टिकेन जी, आप सहमत नहीं हैं? मुझे लग रहा है कि आप अगर इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं निकलने वाला कि कौन क्या कर सक रहा है। जहाँ तक हिमाचल के सवाल है, उसके स्टेट के इंटरेस्ट के सवाल है, उसमें निश्चित रूप से केंद्र की जिम्मेवारी है, जिसमें केंद्र फेल रहा है। हमारे जो अधिकार है, आपका जो बीजेपी बोलती नहीं, पहले बोलती थी, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल था, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी आय 1980 तक फॉरेस्ट से आती थी। फॉरेस्ट की नेशनलाइजेशन के बाद हमारी पूरी आय चौपट होगी। 1.5 लाख करोड़ की हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, और सबसे पहला अधिकार है कि जो मेरा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वो बहाल होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पैकेज नहीं आया। 30,000 करोड़ से ज्यादा आपकी लायबिलिटी है जी। मतलब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि स्पेशल स्टेटस के क्या मतलब हैं, और एक आम आदमी जिसे अपनी रोजी रोटी और मकान की जरूरत है, क्या उसके सपने ये सरकारें पूरी कर पा रही हैं, या जो पार्टियां चुनाव में उतर रही हैं क्या वो इन सपनों को पूरा करने का पूरा इरादा और पक्का इरादा रखती हैं या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस चर्चा को यहाँ पर छोड़कर गए थे कि आखिर हिमाचल को क्यों नहीं स्पेशल कैटेगरी का पैकेज मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि जैसा इस चर्चा में शामिल पहले ही बात हो चुकी है कि 9th 5 ईयर प्लान के दौरान इस हिमाचल के स्पेशल कैटेगरी प्लान को बंद कर दिया गया, और बंद इसलिए किया गया क्योंकि राज्य सरकार अपनी स्थिति को ठीक तरीके से रख नहीं पाई। लेकिन प्रवीण जी, जो अभी तक पैसे आए भी हैं, कांग्रेस के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी पैसे आ भी रहे हैं केंद्र की तरफ से वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है। कोई कह रहा है 17,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च हो पाए, कोई कह रहा है 10,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। जब पैसे खर्च ही नहीं हो पा रहे हैं तो स्पेशल कैटेगरी का फ़ायदा क्या है? देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। हमने कई बार पब्लिक स्टेजेस से और कई बार विधानसभा में भी उन्होंने कहा था, विधानसभा में भी इस पे बहस हुई, और हमने कहा कि बताइए कि कहाँ पैसा अनस्पेंड चला गया। कोई ऐसा वो मामला बता नहीं पाए कि यहाँ पर पैसा अनस्पेंड चला गया। स्थिति ये है कि प्रदेश की सरकार तो एक एक पैसा कैसे प्रदेश के हित में खर्च किया जाए इसकी चिंता कर रही है, और ये चुनाव के दिनों में उल जुलूल ऐसे विषय खड़े करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपने शब्द वापस लें कि कांग्रेसी जो है झूठ बोलने में माहिर हैं, क्योंकि झूठ सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, क्योंकि पूरे देश में इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया था। तो इसका जो श्रेय, भाई साहब, गणेश जी के दूध की चर्चा नहीं हो रही है। मैं आप चर्चा कुछ और हो रही है, उस पर बात करिए। लेकिन जनता के मुद्दों की बात हो रही है, गणेश जी को दूध पिलाने की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए जो रियल मुद्दे हैं उस पर बात। मैं उस पर आना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। जहाँ तक केंद्र की अनदेखी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, केंद्र सरकार ने कभी भी
जो है हिमाचल प्रदेश से अनदेखी नहीं की। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो दो मुही बात करते हैं, केंद्र से जो मदद मिलती है उसका श्रेय स्वयं लेते हैं, और अगर कहीं गलत होता है तो सारा ठीक रहा जो केंद्र सरकार नहीं। लेकिन राठौर जी एक बात बता दीजिए, जो प्रवीण जी ने अभी सवाल उठाया कि कितने पैसे अनस्पेंट कहाँ पर रह गए, ये अगर आप वो मैं कहना चाहता हूँ। मनरेगा के तहत पैसा आया, 900 करोड़ के करीब आया, ये लोग नहीं खर्च कर पाए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 125 से ज़्यादा जो है केंद्र नीति योजनाएं चल रही है, जिसमें सीधा पैसा जो है केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो इस पैसे को खर्च नहीं कर पाई है। और एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। और जहाँ तक ये कहते हैं केंद्र से भेदभाव की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि हिमाचल प्रदेश में IIT किसकी बदौलत आया? केंद्र सरकार ने लाया। हिमाचल प्रदेश में ESI मेडिकल कॉलेज खुला, केंद्र सरकार की वजह से खुला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, केंद्र सरकार की सौगात है। निफट आया, केंद्र सरकार की सौगात है। 3 रिजर्व बटालियन आई है, वो भी केंद्र सरकार की वजह से आई। तो इस बात को समझना चाहिए, आप कम से कम श्रेय तो दो जो आपको केंद्र सरकार ने दिया है। और हिमाचल प्रदेश में जो वार्षिक प्लान है, जितना पैसा सरकार ने मांगा उतना पैसा जो है अब तक राज करती है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है तो आपके लिए स्कोप क्या है? नहीं, सवाल स्कोप का नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई खैरात नहीं बांटी है। एक चीज जो मेरा अधिकार है राज्य का, वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था, वो अधिकार मुझे नहीं मिला है। नहीं, भेदभाव का सवाल अलग है। भेदभाव का सवाल है, लेकिन हम भेदभाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप छोटी सी बात लीजिए। मैं हर साल बाढ़ भेदभाव में गिनवा सकता हूँ ना। हर साल बाढ़ से मेरे तबाही होती है राज्य में। हर साल मेरे यहाँ से आप हजारों करोड़ रुपए बिजली का उत्पादन करते हैं, मेरे को शेयर नहीं मिलता है। तो आप अगर स्टेट सेंटर रिलेशन भी देखेंगे तो उसमें अगर टैक्सेस भी आप देखेंगे, वही मुझे मिलना चाहिए, वही वो दे रहे हैं सेंटर में। सिर्फ सेंटर में जो मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो बहुत पुअर है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो यहाँ पर। और इकोनॉमिक्स आधार स्टेट के आधार पर कभी भी हिमाचल नहीं बना था, तो लिंग्विस्टिक आधार पर बना था। तो वो एक हमेशा रहेगी, और इसीलिए है आप देखो जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से भी हमारे को 7.19 शेयर जो मिलना चाहिए था भाखड़ा से, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दो। तो वो भेदभाव अभी तक नहीं, तो वो है भेदभाव, तो वो सवाल है। लेकिन जो बीजेपी बोल रही है, एक्चुअली आप देखिए मनरेगा का सवाल है, JNRM का, मतलब आप लगाओ 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा यहाँ पर चले गया है, कोई उसके प्लान नहीं हुआ है। तो अगर ये कहें कि हम बहुत अच्छा प्लान करें, कोई इनके प्लान नहीं कर रहे हैं। आप खुद पूछिए, मतलब बीजेपी से टूट के लोग आए हैं। बीजेपी का जो एक ज़माने में कंसर्न था कि वो रोड के नाम से पार्टी गिनी जाती थी राज्य में, आज बीजेपी हिमाचल प्रदेश में लैंड को बेचने की फैसिलिटेटर के रूप में देखी जाती है। और आप लगाओ JP को, जो जयप्रकाश जो इंडस्ट्रीज है, बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी कम, भारतीय जयप्रकाश पार्टी ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि 100 करोड़ का फाइन हाई कोर्ट ने किया है, मतलब इकोलॉजी एनवायरनमेंट की जो वायलेशन को लेकर। दे हैव बिकम फैसिलिटेटर लैंडेड स्टेट में, रियल एस्टेट में, इस पूरे में। तो जो केंद्र से आ रहा है वो भी कमी है, वो हमारा राशन कोटा स्क्वेज किया है, और मेरा अधिकार है जो मुझे मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको 23,000 करोड़ मेरी कैपेसिटी है पानी की, तो 23,000 करोड़ का लेमन लैंग्वेज में मतलब होता है 23,000 करोड़ रुपया मेरे को मिल सकता है, 23,000 मेगावाट का। लेकिन क्या मिल रहा है राज्य को? मेरा बिजली बोर्ड पूरा टूटने की तरफ जा रहा है। तो आप राज्य ज्यादातर उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्रवीण जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो टिकेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र तो जो कर रहा है सो कर रहा है, आप अपनी राज्य की जनता के हित के लिए या भलाई के लिए क्यों नहीं अपने मुद्दे को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? क्यों आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं? क्यों आपके ऊपर बार बार ये एलिगेशन लग रहा है कि पूरे राज्य की जमीन बेची जा रही है, किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सरकार ने कमीशन बनाया, जस्टिस सूद कमीशन, और ये कहा गया कि जिसको भी कोई बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई शंका है, जिसको ये शंका है कि प्रदेश बेचा जा रहा है, और जहाँ कहीं भी लैंड के मामले में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दिखती है
तो वहां पर वो उसको शिकायत करे। वो इसलिए और सुनिए पंवर जी, प्लीज पंवर जी सुन लीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, क्योंकि वो पूरा बायस्ड कमीशन था। नो, आप लगाओ, आप कैसे कह सकते हो? मैं बता रहा हूँ बायस्ड कमीशन आप कमीशन को बायस्ड आप कैसे कह सकते हो? आई विल प्रूव इट विल बी बायस्ड। कमीशन को बायस्ड नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कमीशन को आप ऐसा है टिकेंद्र जी, बिना किसी बिना किसी शिकायत के, अगर कोई शिकायत करेगा ही नहीं और बिना किसी शिकायत के आप किसी कमीशन को बायस्ड कह दोगे, ये बात सही नहीं है। आप तो शिकायत करें किसी ने। लेट मी कंप्लीट, गुलेरिया जी, लेट मी कंप्लीट। ऐसा है कि कमीशन के सामने कोई शिकायत लेकर के नहीं गया। कमीशन के सामने जो जो चीजें आई उन पर कमीशन ने अपना वर्डिक्ट दिया, और जिन चीज़ों पर कमीशन ने अपना वर्डिक्ट दिया, अभी परसों से जी न्यूज़ पे एक न्यूज़ चल रही है कि किसने बेचा हिमाचल। प्रवीण जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए। और उसमें कुछ लोगों के नाम उभर करके सामने आए हैं, और बिल्कुल ये सामने आया है कि किन्होंने हिमाचल प्रदेश को बेचा है, डीएलएफ को किसने जमीनें बेची हैं, किस तरह से बेची हैं, और किस तरह से राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है। राजनीति से प्रेरित नहीं है, जितना कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी चीज जो मैं, एक मिनट, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं हिमाचल से भेदभाव नहीं हुआ है। हिमाचल से भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मिलना चाहिए, और उन्होंने एस्टिमेट मांगा भी कितना हिमाचल का बनता है। 4200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश का बनता है। अब जो 4200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेट करना था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेट करना था, और फिर वो पैसा मिलना था। ये है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक वो वेट नहीं किया। पावर में यहाँ है, केंद्र में कांग्रेस है। जब एनडीए पावर में थी, बीजेपी एक बार नहीं इन्होंने उठाया इस सवाल को। बिल्कुल उठाया, हम बोल रहे हैं। और बीजेपी की आप देखो भी, बीजेपी आज जो मर्जी बोले, लेकिन बीजेपी की आप संरचना देखो कैसे उठकर आई है। जनसंघ के जमाने से जब आप देखोगे, स्टेट क्यों हम बोल रहे हैं कि बीजेपी का इंटरेस्ट स्टेट में नहीं है। स्टेट हुड मारो ठुड वेरी गुड, आप पूछ लीजिए। जाना भी जाना सी पंजाब केंद्र जी, आप देखो, इसलिए आप देखेंगे इन बातों को मत छेड़िए, जो ये बात बोल रहे हैं, इन बातों को मत छेड़िए। अगर मैं पिछली बातें छेड़ूंगा तो आज भी कुछ और ज्यादा होगा। लेकिन इस करके आइडियोलॉजी पे मत छेड़िए। हम टूटे नहीं, हम इस प्रदेश को जोड़ रहे हैं। पहली बात तो सैद्धांतिक जो हमारा अपना नई पार्टी बनाने का है, प्रवीण जी ने कहा कि कमीशन बनाया, उस रेफरेंस ही नहीं है उस कमीशन में कि इंक्वायरी ऑफ कमीशन का क्या रेफरेंस है, क्या लिमिट है। बहुत बायस्ड क्योंकि उस कमीशन को लिमिटेड से कर दिया, एक कागज पर 10 पैसे के कागज पे नोटिफिकेशन कर दी कि सूद कमीशन बन गया। उसका रेफरेंस ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है। टेक्निकल टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो आपको क्लियर थे उसके। आई एम टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल क्लियर थे। प्रवीण जी, जो विरोधी वॉइस है उसको भी जगह दे दी। नहीं, इट वाज अ पॉलिटिकल कमीशन, ठीक बोल रहे हैं। हां, दैट इज ए पॉलिटिकल कमीशन। उसमें रेफरेंस ऑफ कोई नहीं था, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो दोनों पार्टियां हमारी बड़ी इस प्रदेश में राज करती रही, वो एक दूसरे को कह रही हैं कि झूठ बोल रहे हैं, दूसरा कह रहा है, दूसरे को कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शब्दों की शालीनता होनी चाहिए। निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही हैं। आप कहेंगे कैसे कर रही हैं, उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हमारे मित्र राठौर जी कह रहे थे कि दिल्ली से बहुत कुछ आ रहा है, मनरेगा में आ रहा है, लेकिन एक महंगाई भी आ रही है जिसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छा सुशासन दिया है, हम यहाँ पर योजनाएं बना रहे हैं। यहाँ पर योजनाएं किसकी बन रही है? गरीब किसानों की जमीनें लूटी जा रही है, उन पे विश्वविद्यालय प्राइवेट बनाए जा रहे हैं। और प्राइवेट विश्वविद्यालय किसके लिए बन रहे हैं? इस प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए बन रहे हैं, जहाँ लाखों रुपए की फीसें दी जा रही हैं। लाखों रुपए की फीसें। अखबारों में ये बयान देते हैं, इस चीज को सब्सटेंशिएट तो कोई नहीं कर पाया। एक बार उनकी बात सुनिए। मेरी बात पहले क्लियर होने दो कि इस प्रदेश की सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने कोई प्राइवेट जमीन नहीं दी। ये बाकना यूनिवर्सिटी किसकी थी? ये इसको 104 बीघे जो जमीन दी गई है, सरकारी जमीन दी गई है। बार बार सरकार कह रही है कि हमने कोई जमीन नहीं दी है, 1 इंच नहीं दी है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस तरह का झूठ बोलने का प्रमाण, मैं कहता हूँ प्रमाण दे रहा हूं। सबूत कहाँ दिया आपने? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि इस प्रदेश में तकरीबन 25 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर खुल गई हैं और चल रही हैं, और उसमें सैकड़ों एकड़ जमीनें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। ये जो यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, इसका क्या युवाओं को कोई
फ़ायदा मिल पा रहा है? आप लंबे समय से छात्र राजनीति करते रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आए हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा हमारे इस प्रदेश के युवाओं को मिला? कोई इसमें ऐसा है कि जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आई और जो यहाँ खुल रही हैं, इनमें कई लोगों की तो कई सब्जेक्ट्स की परमिशन नहीं है। दूसरा, अगर कोई वहाँ एडमिशन लेने जाता भी है तो जैसे कि शुल्नी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं मैं, तो वहाँ पीएचडी करने के 4 लाख रुपए लग रहे हैं और एमएससी करने के 3 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये हो गया कि इतनी महंगी एजुकेशन हो गई कि कोई आम बच्चा गांव का, कोई हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से आए हुए लड़के वो कैसे पढ़ेंगे? खिलवाड़ है पूरा खिलवाड़। और दूसरी बात, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, शोषण हो रहा है। एक और बात इसमें, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अदर 20 यूनिवर्सिटियाँ खोल दी गई हैं, उनको परमिशन मिल गई 10 दिनों में, और कोई यहाँ का आदमी उसको किसी और भी आदमी ने जिसने अप्लाई किया है 118 की परमिशन जैसे मिलती हैं, क्योंकि मल्टी मिलियनर ही खोलेगा यूनिवर्सिटी, तो कोई यहाँ का आदमी तो खोल नहीं पाएगा, उसको नहीं मिल रही हैं। एक और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि यहाँ हमारे एचपी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे किताबें नहीं हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। उसके लिए दोनों पार्टियां चुप हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ कितने बच्चे जेआरएफ नेट क्वालिफाई हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो उनको बोल रहे हैं वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। तो तुम चाह क्या रहे हो, मतलब किस तरफ को नेशनल ले जा रहे हो? इसमें ऐसा है हिमाचल विश्वविद्यालय को बिल्कुल अनदेखा किया और इन्होंने प्राइवेटाइज लाने के लिए इस विश्वविद्यालय के देखिए इसमें सिर्फ यही सवाल नहीं है, सिर्फ विश्वविद्यालय का यही सवाल नहीं है। सवाल ये है, ये बात सही नहीं है। इसमें जो एक्चुअली नेक्सस है, प्राइमरी स्कूलों की अनदेखी हो रही है, जहाँ से हमारे बच्चों ने मतलब पूरी शिक्षा की मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बहुत संक्षेप में बोलिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, ठीक है। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है, यूनिवर्सिटीज़ का होने से कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सरकारी शर्तें हैं उसका अनुपालना होनी चाहिए और उसकी जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के बाकायदा रेगुलेटरी कमीशन बनाया है। हिमाचल प्रदेश के बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे, 2 घटनाएं ऐसी हुई, हमारे में से कर्मचारी थे जिनके बच्चों का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और वो वापस नहीं आए। यूनिवर्सिटीज़ की खुलने की यूनिवर्सिटी के खुलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन हाइड कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, यहाँ सुनने के लिए नहीं आए। जी ऐसा है कि आपका काम है कि आपकी कभी सरकार नहीं बननी, इसलिए आपको विरोध करने से अलावा कोई काम नहीं। सुरेंद्र जी, आपकी सरकार तो है, मुद्दे की बात। लेकिन मैं एक बात, आपकी सरकार तो है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी को खोलने का चाहे जो भी है, ये आम लोगों की मांग पर यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ गलत खुली होंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके हम भी हक में, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज को एक ही लाइन में लेकर लोगों की मांग कोई नहीं है। यहाँ से आप मुझे 4 आदमियों के नाम बताओ। लोग ऐसे थे जो हिमाचल के लोगों की मांग नहीं है, दूसरी जगह में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको एक सुविधा यहाँ पे मिली है। बिल्कुल, इन सुविधाओं का ध्यान रखकर इन यूनिवर्सिटियों का विरोध करना, इस बात से हम लोग सहमत हैं। लेकिन हमने मैं आप सब लोगों को रोकना चाहूंगी। मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुताबिक अगर मैट्रिकुलेशन की बात करें तो 5.5 लाख युवा बेरोजगार हैं, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो 1.25 लाख युवा बेरोजगार हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो 60,000 युवा बेरोजगार हैं। और इतने बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लैपटॉप देंगे और उनको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भत्ते देंगे। ये कहां तक उचित होगा कि उनको रोजगार न दे और उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाए? इस पर हम चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे शिक्षा की और बेरोजगारी की। इस बार कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो कल जारी किया और उसमें साफ कहा गया कि मैनिफेस्टो के पहले पेज में ये कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिजनेसमैन और सरकारी अफसरों के बीच साठगांठ चल रही है और बड़े पैमाने पर लैंड माफिया सक्रिय हैं। लेकिन आप लोग पिछले 5 सालों के दौरान इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पाए कि चुनाव में आज इस मुद्दे पर लड़ा जा सके? क्यों नहीं आप लोगों ने ये किया? हमने इसको मुद्दा बनाया है
और पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी जो है जोर शोर से ये मुद्दा उठाती रही है और आप देखेंगे कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ये मुख्य मुद्दा है। लेकिन आपके मुख्य मुद्दे में तो ज़्यादातर चर्चा इस बात को हो रही है कि आप बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, ये चर्चा हो रही है कि आप लैपटॉप बांटेंगे। नहीं, हमने ये भी कहा है, अगर आपने हमारा मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ा हो, कि जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं हम जो है कमीशन बनाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिले। ये सरकार बनाने वाले हैं कि कमीशन? सरकार बनी फिर कमीशन, सत्ता में आने के बाद। सवाल ये है कि सरकार होती है, इंक्वायरी कमीशन बना हुआ। जो निजी विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय जो खोलने की प्रक्रिया है और यहाँ पर जो रियल एस्टेट की प्राइसेस की जैकअप करने का काम है, इसमें बहुत गहरा नेक्सस है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि ये शिक्षा देने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप देखिए जितनी सीट्स 8000 के आसपास सीट्स हैं, इनमें मुश्किल से 3000 भरी पड़ी हैं, उससे ज्यादा खाली हैं। एक फाई जैसा विश्वविद्यालय पिछले 2 साल से एक भी एडमिशन नहीं कर पा रहा। ये पूरे देश की स्थिति ऐसी है। इसलिए ये क्या है, राइडर है, दे आर वेटिंग फॉर द राइडर। एक बार वो राइडर खत्म हो जाएगा, यही निजी विश्वविद्यालय की जो जमीन है वो आप होटल में देखेंगे कि मेरा स्टेट तो जन्नत है ना, बहुत सारी परिभाषाओं में, तो उसको इस्तेमाल करना चाहते वो। और दूसरी बात, जहाँ तक ये बोला कि जो चार्जशीट लगाएंगे, आप जब पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी तब कांग्रेस ने चार्जशीट लगाई थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब बीजेपी ने चार्जशीट बनाई थी, अभी कांग्रेस ने फिर चार्जशीट बनाई। ये चार्जशीट जब बनती है उसके बाद ये इट लिक्स द डस्ट, मतलब जी। हम तो आपके पहले मुद्दे पर प्रवीण जी क्या जवाब चाहेंगे? प्रवीण जी, ये बार बार इशू उठाया जा रहा है कि लैंड माफिया और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में कोई साठगांठ चल रही है और आने वाले दिनों में ये असल में एक तरह से राज्य की जमीन हड़पने का मामला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रदेश में एक कानून के तहत यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए बाकायदा रेगुलेटरी कमीशन बना है। पहले कुछ लोगों ने ये विषय उठाया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी और नहीं चलेंगी और फिर ये होटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने विधानसभा में एक कानून लाया था भी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके लिए एक पीरियड तय कर दिया, इतने पीरियड तक वो रहेगी और अगर वो नहीं रहेगी तो दैट लैंड विल बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। आपको बिल्कुल हुआ है, ये विधानसभा के अंदर पारित हुआ है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 15 साल का है, 30 साल का पीरियड है वो, और उसमें ऐसा है भी अगर अदर देन एजुकेशन इस लैंड का इस्तेमाल होगा देन इट विल बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की मंशा जो है वो ये है कि महंगी शिक्षा जिसके लिए लोगों को बाहर के स्टेट्स में जाना पड़ता था, उसके लिए लोगों को बाहर के स्टेट्स में ना जाना पड़े और प्रदेश के लोगों को प्रदेश में शिक्षा मिले। छोड़िए आप जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे JPUIT है, कितने हिमाचल के बच्चे पढ़ रहे हैं आपको आइडिया लग जाएगा। हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान कहाँ फॉलो हो रहा है? कहाँ है रिजर्वेशन रोस्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए? बताइए कहाँ है जो गरीब लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्वेशन का? सिर्फ ये पैसा कमाने का धंधा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल मैंने ये देखा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर, सुना कभी 10वीं के बाद कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा हो? 10वीं के बाद यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, और स्टेट बैंक ने फट्टा लगाया कि कृपा करके जो इन विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं हमारे पास आप टेस्ट में ना। नहीं, इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पर छात्र पढ़ भी लिख पा रहे हैं तो भी उनको रोजगार का फायदा मिल नहीं रहा है। जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसको बीजेपी अपनी तरफ से, देखिए जो रोजगार का विषय है, जो रोजगार का विषय है, शिक्षा के लिए नहीं खोली जा रही है। नहीं, मेरा आरोप है, मेरा आरोप है कि यूनिवर्सिटियां सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं खोली जा रही है। यूनिवर्सिटी कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए आप गोपाल कांडा जी का पैसा लग रहा है। आप जानिए कि ये हरियाणा के एक एक्स मिनिस्टर हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के मालिक बने हुए हैं, गोपाल कांडा जी विश्वविद्यालय के। क्या कारण है इसमें? लेकिन मेरा कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए, शिक्षा के लिए नहीं है विश्वविद्यालय। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, बेरोजगारी आज पूरे देश का फिनोमेना है और बेरोजगारी आज पूरी दुनिया का विषय है। हम लोग हिमाचल के मुद्दे की बात कर रहे हैं और हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इतने बड़े पैमाने पर एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज देने की बात की जा रही है, तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? हमारा इसमें कहना क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जितने स्कोप है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ यहाँ पे ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में
जहाँ पर सरकारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है हमारी, बद्दी बरोटी वाला और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर उद्योगों में लोगों को काम मिलता है। और अब जो केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जैसा राठौर जी ने कहा कि मनरेगा है और दूसरी है, वहाँ पर गाँव के देहात के जो लोग हैं वो काम करते हैं। इस तरह का यहाँ पर जनरली एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज हैं। इन एम्प्लॉयमेंट के अंदर सरकार ने छोटे छोटे जो रोज़गार थे उन लोगों को रोज़गार दिया है और लगातार पिछले 5 सालों में उस रोजगार में वृद्धि हुई है। नहीं, लेकिन हमने यही देखा है कि छोटे मोटे काम तो मिले हैं लेकिन ऊंचे पदों पर नौकरियां नहीं मिली हैं। विश्वभूषण, बिल्कुल जो ये कह रहे हैं, तो मनरेगा का तो जहाँ तक कॉन्सेप्ट है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो लड़के विश्वविद्यालय में बैठ के 18 घंटे के बाद JRF नेट क्वालिफाई करते हैं, उनको कहाँ दे रहे हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रही है उनको। अच्छा, दूसरी बात, जो विश्वविद्यालय प्राइवेट खोले जा रहे हैं वहाँ पे अगर मान लो RTI में उनसे अगर इन्फॉर्मेशन ले भी ली जाए, वैसे तो वो देंगे नहीं, वहाँ पे किसकी एडमिशन्स हैं? उन्हीं लोगों की एडमिशन्स हैं जो लोग कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक में छोटा सप्लीमेंट करता हूँ, आप हैरान होंगे, वहाँ पर टीचर को बोला जाता है फैकल्टी में, आप तब यहाँ पर पढ़ाओगे और आपका पैकेज अगर आप 25 स्टूडेंट लाओगे। तो जैसा बैंकिंग है वैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका विश्वविद्यालय पूरे देश में ना हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। एक और बात, जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 70% इंडस्ट्री के अंदर हिमाचल का कामगार लगेगा। सारी बाहर नहीं, मेरी बात सुनो, अब इंडस्ट्री चलानी है, अगर हमारे पास स्किल वर्क फोर्स की कमी है और उसमें कहीं डेविएशन हुई है तो वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी अपनी प्रोविजन है। बात ये नहीं है, बात है क्या हिमाचल के आदमी को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डाइवर्शन की और पॉलिसी ये सरकार ने इम्प्लीमेंट करवाना है। आप जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं इस बात के लिए बिल्कुल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कम से कम ये बात कही है कि हम मिल रहा है रोजगार और सरकार ने उसके लिए कठोर 500 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन ये केवल सपना है या उसके कोई पक्के इरादे भी हैं, और यहाँ पर छात्रों और युवाओं के सपने क्या हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से, छात्रों से, और इस वक्त हमारे साथ सवाल पूछने के लिए हैं वरुण। वरुण, पूछे अपना सवाल। माय क्वेश्चन इज डायरेक्टली टू मिस्टर टिकेंद्र। अभी हम लोगों ने बहुत सारे इस मुद्दों पे बातें की। मैं खैर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मैं बिजनेसमैन हूँ और किसी तरह से उसी इंडस्ट्रियल पैकेज का हिस्सा हूँ जो कांग्रेस सरकार ने अनाउंस किया और बाद में बीजेपी की सरकार आई कि हम लोग ये करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, आप लोग आइए। आधी से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल थी भाग गई वापस, जैसे आपकी शिकायत थी। पर जो किसी तरीके से 10 साल से अपने आप को सर्वाइव करके बैठे हुए हैं, क्या आपका क्या प्लान है? अगर आप पावर में आते हैं तो आप क्या देंगे? कांग्रेस के भी बहुत आपका क्या प्लान है इंडस्ट्रियल पैकेज को लेकर? देखिए, एक तो सवाल ये है कि सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इतना पुअर है, तो इसलिए उसका रेल कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, आपका जो पोंटा है, पोंटा के साथ देहरादून कनेक्ट हो जाए, यमुनानगर कनेक्शन ले लो, और दूसरा है जो आपका कनेक्शन होना चाहिए आपका कालका के साथ बद्दी बरोटी वाला। तो जब तक आप ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करोगे, ज़्यादा देर तक आपकी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करेगी। तो ये एक पहला सवाल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और कौन सी इंडस्ट्री भी चाहिए आपको स्टेट में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको हिमाचल की बुनियादी एक देखते हुए आपको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग को ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और नहीं तो आप देखो, हमने गुम्मा में कार्टन फैक्ट्री लगाई, लेकिन वो पूरा का पूरा मिसमैनेज कर दी, जबकि वो वर्ल्ड क्लास कार्टन पैदा करती थी जी। अब वही कार्टन बाहर से आ रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं, हीरामणि। मेरा नाम हीरामणि कश्यप और मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। JRF क्वालिफाई किया है टूरिज्म और कॉमर्स में। सर, मेरा क्वेश्चन है एजुकेशन में जॉब से रिलेटेड कि अभी यूनिवर्सिटी में कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है जिसके रिगार्डिंग केस कोर्ट में चले हुए हैं, वहाँ पे रोस्टर फॉलो नहीं हो रहा है, या
अपने लोगों को लगाने की जो भी मंशा चली है वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? और सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे राठौर सर बोलते थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पीटीए को रेगुलराइज करेंगे, औरों को क्यों नहीं? कॉलेज कैडर वालों को 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 21,000 रुपये दे रहे हैं। अभी 239 पोस्टें निकाली हुई कॉलेज कैडर की 21,000 रुपये के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि क्या वो लोग 21,000 रुपये में 2020 में सस्टेन कर पाएंगे जब उनके 8 साल पूरे होंगे? जो युवा शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं उनके सपनों में बड़ी बाधाएं हैं। जी, हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको उसके शिक्षा के हिसाब से रोज़गार मिले जी। और हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में केवल शिक्षा के क्षेत्र में 22,000 लोगों को रोज़गार दिया है। 22,000 टीचर्स की हमने भर्ती की है। कुल मिलाकर के हमने लगभग 1.25 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिला करके। जबकि उससे पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, और 5 साल के बाद जब आंकड़ा पूछा गया तो आंकड़ा था 3,386। तो हमने इस टर्म में बहुत कुछ करके दिखाया है, और हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए, युवा हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, और युवाओं के लिए हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकेगा वो करने की हम कोशिश करेंगे। मुझसे ये शिकायत कर रहे थे, नहीं प्रवीण जी, कुछ युवा मेरे से ये शिकायत कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा जो प्रवीण शर्मा जी ने आंकड़े दिए, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ये विधानसभा नहीं बार-बार ये बोलते हैं। नहीं, हमने बोला है विधानसभा में जवाब है, सरकार आपकी थी, आपके सरकार ने जवाब दिया था। इन 5 वर्षों में कितनी सरकारी नौकरियों की पोस्टें खत्म की है? ये ज्यादातर तो वो मैं बता देता हूँ। 30,000 खत्म की है। मैं गुलेरिया जी के सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ। सवाल का जवाब नहीं पाए। 30,000 पदों को क्यों खत्म किया? क्या 30,000 नौजवान रोजगार नहीं ले सकते? जवाब तो ले लीजिए। सुनो, आपका जवाब जो होगा वो मुझे पता है, आंकड़े गलत है। इन झूठे जवाबों को सुनिए। प्रवीण जी, कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, कर्मचारियों में एक तरह का काम है कि जो फंक्शनल पोस्टें थी, जो फील्ड में जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जैसे गांव में एनुअल हस्बेंड्री का क्षेत्र है, उन तमाम जगह पे पोस्टों को बढ़ाया गया, उनमें ज़्यादा सैंक्शन दी गई है। और जो सुपरवाइजरी पोस्टें थी, जो उस दृष्टि की पोस्टें थी, उनमें जरूर कुछ पोस्ट ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि जैसे कर्मचारी यूनियन भाजपा सरकार से बहुत संतुष्ट है। अगला सवाल पूछिए। मेरा नाम लोकेंद्र है, मैं एचपी यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है ये ठाकुर साहब से और प्रवीण जी से मेरा क्वेश्चन है। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो एजुकेशन का है, जो जितना भी प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, पैसा लाओ शिक्षा पाओ, मतलब जो भूमाफिया की इसके बीच में बात आई है, जो होटल उसके बाद बनेंगे जब प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, इसका बिल्कुल यह सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर इसका उदाहरण है। ये जो धारा 118 का जो उल्लंघन हुआ है, ये किस हिसाब से हुआ, किन लोगों का इसका फायदा देना चाह रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन मेरा प्रवीण जी से। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात आपने ठाकुर साहब की है इसके बीच में कि जो आम लोगों की सहमति से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कौन वो आम लोग हैं, ये आंसर आप लोग हमें स्टूडेंट के बीच में दें कि कौन आम लोग है यहाँ पे। प्रवीण जी, देखिए 118 का उल्लंघन करने का कोई विषय अभी तो ध्यान में नहीं है। और जो आपने ये कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाला जो विषय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले भी चर्चा में मैं ये कह सकता हूँ कि एक कानून के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में आई हैं, और इनको लाने का उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो ज़्यादा खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाखों की फीस है, लाखों की, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में जाकर के आपके इस जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम अगला सवाल लेना चाहेंगे। गोपाल हैं, गोपाल अपना सवाल पूछिए। मैं गोपाल जेठा, सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा प्रश्न कुलदीप राठौर जी से है। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा MOU साइन करके केंद्र सरकार के साथ 2% एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो एम्प्लॉय की हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसको ख़त्म करने का इन्होंने एक MOU साइन किया केंद्र सरकार के साथ। उसकी वजह से आज तक 30,000 पोस्टें जो एबॉलिश हो चुकी है एग्जिस्टिंग स्टाफ की। और अब जो इनके मैनिफेस्टो में जो बात आई कि बेरोजगारी पहले क्रिएट करो, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दे के उनको चिढ़ाओ,
तो ये क्या, ये जो उनके मैनिफेस्टो में है, ये कितना कारगर सिद्ध होगा? इनको क्या बोनाफाइड हिमाचल के शिक्षित रोजगारों को बोनाफाइड बेरोजगार बनाने का ये की दिशा की ओर जा रहे हैं? तो ये मेरा राठौर जी से प्रश्न है शालीनता के साथ। देखिए, आप उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल हिमाचल में रही है। आप जब की बात करें उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आप जहाँ तक अभी की बात है, अभी हमने निश्चित रूप से जो है बेरोज़गारी दूर करने की बात की है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और अगर हम सत्ता में आते हैं, निश्चित तौर पे हम बेरोजगारी पे अंकुश लगाने का काम करें। सवाल है जो 12 मई 2004 में जो आपने MOU सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइन किया था, उसका आप क्या करोगे? गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में रिवाइज क्यों नहीं? गवर्नमेंट आप सत्ता में थे 5 वर्ष, हम सत्ता से बाहर हुए। एक्चुअली MOU जो 2004 का है, इट वाज अ प्रेल्यूड टू द FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। आप साइन नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने MOU किया। बाद में बीजेपी ने FRBM साइन किया। बात तो एक ही है, दोनों एक ही है। यही तो हम कह रहे, दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, कोई मतलब सिक्का एक है और सिक्के के दो बाद में साइन नहीं किया। दैट गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूटी। और एक बार once MOU is signed forever, मतलब दोनों दोनों अच्छी बात है। You can't change it. उसको यही लगता है कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अगला सवाल पूछिए। लेकिन the thing was started by my honorable friend. You could have revised it. मेरा नाम प्रियंका है और मैं HP यूनिवर्सिटी की इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा क्वेश्चन है डायरेक्ट जो बीजेपी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है, पर उसके बावजूद यहाँ 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खोली गई है। जो एकमात्र यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके लिए इन्होंने क्या किया? जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की मैसेज है वो भी प्राइवेट की ओर दी जा रही है, और जो यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स है उसमें जो पेइंग सीट्स है स्टूडेंट्स की वो बढ़ाई जा रही है, और उस फैसिलिटी के नाम पे जो बेसिक फैसिलिटी है, बात करूँ अगर MCA डिपार्टमेंट की, वहाँ क्लासरूम तक प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे। इतनी छोटी छोटी जो डिमांड्स है। प्रियंका के सवाल में ये भी जोड़ना चाहूंगी कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी नहीं है वहाँ पर। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि एकमात्र ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी ये शायद, तो इसमें एक ग्राउंड भी नहीं है बच्चों को खेलने का। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को उन्होंने 50-50 बीघा जमीन दे दी, हमारी यूनिवर्सिटी को 1 बीघा का ग्राउंड देने के लिए तैयार नहीं है। और वो यूनिवर्सिटी जहां से GRF और नेट क्वालिफाई करने वाले 250 छात्र इस बार JNU के बाद सेकंड लार्जेस्ट जी, और उसके बावजूद इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद बीजेपी सरकार उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? देखिए, मुझे दो चीजें, जो पढ़ाई का सवाल है, ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है अभी 3 सालों में जो पूरी इंडिया में टॉप कर रही है नेट और JRF में, जिसमें सबसे ज्यादा निकल। अब जवाब अभी सबसे ज्यादा। अच्छा, JNU को भी देखिए, ऐसा है कि 2 चीजों को इंटरमिंगल करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, दिस इज नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। पहली चीज नहीं, क्यों नहीं? सब टिकेंद्र जी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते सरकार के बिना वहाँ अगर वो ऑटोनोमस है, उसमें ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस बॉडी। जी हाँ। और दूसरा EC मेंबर्स है ना, EC मेंबर्स हैं, बट EC मेंबर डजंट गवर्न द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज बीइंग गवर्नड बाय, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर, लेकिन यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली गवर्नड बाय द वाइस चांसलर। हिमाचल सरकार की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कहना का आप ये कह रहे हैं। हिमाचल सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रांट देती है, गवर्न नहीं करती है। नहीं, ग्रांट देती है, गवर्न नहीं करती है। इसमें गवर्न नहीं करती है, बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्लान भी बना सकती है। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आपने जब जो प्रवीण सर आपसे है क्वेश्चन मेरा कि बीजेपी ने एक अभी जब मिशन रिपीट का जो नारा दिया है, तो मिशन रिपीट के तहत अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है ऐसा, उसमें एक ऐसा आपका जो पंचायत है और गांव है जहां पर आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ खोल दी है, उसमें एक मतलब जहाँ एक मिडिल स्कूल है वहां पर आपने यूनिवर्सिटी खोल दी है, तो उसमें मतलब हर जगह आपने प्राइवेटाइजेशन जॉब्स हुए। कॉलेज कैडर जो एक JRF नेट क्वालिफाई करके जाता है उसको 21,500 रुपये दे रहे हैं, और उसकी अगर आगे फोर्थ क्लास के हम किसी एक PN की भी देखें तो उससे भी उसकी सैलरी कम है। तो मतलब अब हम ये सोचें कि आपकी मिशन रिपीट में नेक्स्ट आप 5 साल के लिए अगर जो आ रहे हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन को किस हद तक ले जा रहे हैं, किस हद तक ले जा रहे हैं? मतलब मिशन रिपीट का मकसद क्या है? मिशन रिपीट का मकसद है कि गवर्नमेंट को रिपीट किया जाए
प्रदेश को और मिशन रिपीट के तहत गवर्नमेंट को रिपीट करके और हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के काम आगे और बढ़ाए जाएं। जी, अगला सवाल चंद्रभूषण, आखिरी सवाल आपका है, पूछिए। कि वीरभद्र सिंह जी केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे और उनके अगेंस्ट चार्जशीट दायर हुई और उस चार्जशीट दायर होने के बाद उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। अब वो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्या जिसके अगेंस्ट चार्जशीट दायर हुई हो केंद्र में आप इस्तीफा लेते हैं और यहाँ पे आप उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं, क्या ये सही है? चार्जशीट अभी भी उनके नाम पे कोई विड्रॉ हुई है, चार्जशीट दायर है। जी, सवाल हो गया। हाँ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है वो फैसला कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक आएंगे और पार्टी हाईकमान है वो बाद में करेगी। जी, कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम घोषित किसी का नाम घोषित नहीं किया। जी, आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए, आखिरी सवाल। इसमें जो मेरा सवाल है परवीन जी से और राठौर जी से, दोनों से, भाजपा की सरकार से और कांग्रेस की सरकार से, कि आज की डेट में जो एजुकेशन की आप लोग बात कर रहे हैं कि हिमाचल को अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए कि कंपेयर करें कि दिल्ली की स्थिति देखिए, पंजाब की स्थिति देखिए, तो कहीं ना कहीं वो बड़े टॉप में आते हैं और हिमाचल का स्थान उसमें 13 नंबर पे 14वें नंबर पे आते हैं। एक और आप कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन देनी है स्टूडेंट को, इसलिए हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर जो हिमाचल की वास्तविक स्थिति है, गांव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कि जहाँ पर साइंसेस के अंदर या कॉमर्स के अंदर 50 स्ट्रेंथ नहीं है, जहाँ पर 50 भी बच्चे नहीं है, उन स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है और क्योंकि सरकारी स्तर पर ये सारा संभव नहीं था, इस करके इसको प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें शामिल करने में इसका हेतु सिर्फ नौजवानों को अच्छी शिक्षा और अपने घर के नज़दीक शिक्षा मिलना ही था। और अगर इसमें कोई समस्याएं होंगी तो आने वाले टर्म में उन समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। जो कहना चाहता हूँ आपको, अगर यही मंशा थी तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने दे देते, आप प्राइवेट कॉलेजेस नीचे खोलने देते, अफिलिएट करते हिमाचल यूनिवर्सिटी से, और उस हिमाचल यूनिवर्सिटी को पैसा भी आता था। तो मंशा शिक्षा देने की नहीं थी। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, निजी विश्वविद्यालय खोलने का विश्वविद्यालय मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जी, वो खोलने का मतलब है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बिटवीन रियल एस्टेट माफिया और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स। गोपाल कंडा जी ऐसा पैसा लगा रहे हैं और बाद में आप देखिए कि मेरा स्टेट कुछ भी जन्नत है कुछ मामलों में, उस जन्नत को ये बेचने का काम कर रहे हैं और ये बेचने के लिए हम समझते हैं इसके खिलाफ संघर्ष की बहुत ज़्यादा जी। तो आप लोगों ने इस चर्चा में शिरकत की, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी।